तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है, मतलब 2 टॉपिक है वैसे। तो इसमें ऐसे में बात करूँ प्लाज्मा सेल्स के बारे में। जैसे अब तक हमने सारे बी सेल, टी सेल, वो क्या कहते हैं, एक तरीके से आरबीसी वगैरह के बारे में बातचीत करी थी। सिंपल सी बात है, प्लाज्मा सेल तो रहेगी जो बी सेल से बनती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। कॉमनली उसे कहते हैं प्लाज्मा सेल डाइक्राइसिस। ये चीज़ें सिंपल सी बात है। प्लाज्मा सेल होती है वो ज़्यादा हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्या देखना मिलेगा मेन उससे में नॉर्मल चलता अभी के लिए। तो प्लाज्मा सेल यदि ज़्यादा हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है इम्यूनोग्लोबिन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा नहीं देखने को ना, इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा देखने को मिलेगा तो क्या मिलेगा हमको, सिंपल सी बात है एम स्पाइक देखने को मिलेगी। इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा देखने को मिला तो एम स्पाइक देखने को मिलता है। ये बायोकेमिस्ट्री में पूछ सकता है आपसे। बायोकेमिस्ट्री में मेरे टाइम पे जब मैं प्रैक्टिकल देता उसमें ग्राफ था, उसमें भी एम स्पाइक ऊपर वो रखा था। मैंने ऐसा लगाया था मल्टीपल माइलोमा, और कोई डिजीज नहीं थी। बाकी एम स्पाइक देखने को मिल जाए तो आपको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। मतलब आपको सिंपल से मल्टीपल माइलोमा की और डिजीज है, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। एम स्पाइक से ये पता लग जाता है कि कोई भी डिजीज है तो प्लाज्मा सेल से रिलेटेड है, इम्यूनोग्लोबिन के प्रोडक्शन ज़्यादा का मेन जूस से ये पता होना चाहिए। ये चीज़ अब सब पहले हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ की बात करें। और चीज़ जो दोनों चीज़ों को सब जगह कौन मिलती है वो मिलती है आपको, क्या कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। चलें दोस्तों, तो उसके अलावा बात करते हैं मल्टीपल माइलोमा। सबसे पहले मल्टीपल माइलोमा से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जा रहा है। तो एम स्पाइक से कभी भी मैं समझ लेना IgM ज़्यादा होगा। IgM ज़्यादा होगा तो दूसरे में टाइप में ज़्यादा होगा। इसमें होता है हमारा IgG, उसके बाद IgA और उसके बाद IgM। ये हमारा IgG ध्यान रखना, IgM तो वगैरह बात भी याद आ जाती है। IgG सबसे ज़्यादा होता है किसमें, हमारे मल्टीपल माइलोमा। ये मिस्टेक मैं खूब करता था काफ़ी ज़्यादा, इस चीज़ का ध्यान रखना। IgG ज़्यादा होता है, इसमें IgM ज़्यादा नहीं होता। दूसरा जो हम बात करेंगे वेगेनर ग्रेनो मैक्रोग्लोबिनोमी है, उसमें बात करेंगे इसकी। तो ये तरीके से क्या होगा, IgG ज़्यादा हो गया। मेन सिस्टम में याद करते क्रैब सिस्टम याद रखें। क्रैब में काफ़ी जगह है जो मेरे से पूछते रहते हैं कि सिंपल सी बात है क्रैब याद रखो, बाकी सब चीज़ सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो क्रैब से क्या मिल जाता है हमको, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिल रहा है। लाइट चली गई है देखें तो, ये तो हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिल रहा है। पता चल रहा है, उजाले में कर लेता हूँ। हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है किसमें, हमारे सिंपल सी बात है एक तो इसमें क्रैब से बन जाता है। हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है, ये चीज़ अब से यहाँ सारा समझ रहा। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब क्या है कि बोन लीजन हुए होंगे। जैसे सिंपल से बोन लीजन का तो टॉपिक अलग से देखा। हाइपर कैल्सीमिया का तो ये है कि बोन लीजन होते हैं तो बोन में से निकल के जो हमारे कैल्शियम होता है वो क्या ब्लड स्ट्रीम में आने लग जाता है, इसलिए क्या हाइपर कैल्सीमिया देखने मिल जाता है। फिर क्या मिल जाता है हमको, रीनल इंसफिशियंसी। रीनल इंसफिशियंसी क्यों मिलती है हमको, जो मिलता है हमारा वो होता है उसका कारण प्राइमरी एमाइलोडोसिस, और वो किसके आता है, बेन जॉन्स प्रोटीनूरिया के कारण। इसलिए बेन जॉन्स प्रोटीनूरिया जो होते हैं लाइट चेन का जो होता है, हमारी लाइट चेन जो होती हैं एक तरीके से, थोड़ा सा और कर देता हूँ उजाले में, देख सेकंड में लाइट चालू। तो ये बेन जॉन्स प्रोटीन यूरिया जो होता है ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसमें प्राइमरी एमाइडोलस से याद रखें नहीं रहे। एमाइडोलस में दोबारा पढ़ूंगा, लाइट चेन जो होती है वो एक्सक्रिएट की जाती है इम्यूनोग्लोबिन की बेन जॉन्स प्रोटीन यूरिया। बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, जिससे कारण सिंपल से प्रोटीन यूरिया हो रहा है एक तरीके से वो कुछ ना कुछ रीनल इम्पेयरमेंट करेगा, तो वो इस तरीके से वो रीनल इनसफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। ए से सिंपल सी बात है एनीमिया देखने को मिलता है, ये ज़्यादा लीजन देखने को मिलता है। और बी से बात करें जब बोन लीजन देखने को मिलते हैं, ये बोन लीजन के कारण इतनी हाइपर कैल्सीमिया होता है। बोन लीजन में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है हमारा वो आता है पंच आउट स्कल देखने मिलता है, पंच आउट स्कल। जैसे हमने क्रूकेट स्कल पढ़ा था किसमें, थैलेसीमिया और क्या कहते हैं किसमें, सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था। ऐसे आप पंच आउट स्कल ध्यान रख सकते हैं किसमें, एक तरीके से मल्टीपल माइलोमा में। तो इस तरीके क्रैब निमोनिक बता रहा हूँ, बहुत फेमस निमोनिक है, याद रख सकते हैं आपको, सारी चीज़ें आपको हल हो जाएंगी। फिर हम सिंपल सी बात है मेन आते हैं कि पैथोलॉजी पे, मतलब पैथोलॉजी का मतलब एक तरीके से जो सेलुलर अपीयरेंस पे थे पैथोलॉजिकल को, सेलुलर अपीयरेंस में सेलुलर अपीयरेंस मिलती है हमको उसमें मॉट सेल।
मोड सेल में क्या बोलते हैं, ये आईजी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, वो क्या बनते हैं, एक तरीके से वैक्यूल्स बना देते हैं इन पायमा सेल। अब इसकी मैं तस्वीर दिखाऊँ, चलो मैं बार बार घूम ही रहा हूँ तो एक बार पिक्चर से ये दिखाई देता हूँ। तो एक तरीके से ये हो गई, एक तरीके से हमारा प्लाज्मा सेल हो गई। सिंपल सी बात है, ये तो ये वैक्यूल होते हैं, ये आईजी इम्यूनोग्लोबिन जो होता है हमारा, उसके कंटेन के कारण होते हैं। और ये तरीके से पंच आउट स्कल देखने को मिल रहा है हमको, किसमें, एक तरीके से हमारा सिंपल से माल्टीपल माइलोमा में। बोन लीजन हमारा जो दूसरा आ जाता है, हमारा कौन सा टाइप का सा आ जाता है, वे दूसरा टाइप का जो हमारा होता है प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, उसमें देखने को नहीं मिलते। तो इसलिए इसकी खास बात है कि बोन लीजन इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, इसी में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी एक तरीके से। ये कैसा है, इस तरीके से इसमें इम्यूनोग्लोबिन के जो एक तरीके से बॉडी से होती है वैक्यूल्स से देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स हमारे। तो मोड सेल आप पहचान गए, अब कैसी है, कैसे मिलती है, वैक्यूल्स का आप पहचानिए। मेन चीज़ इससे पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है रसल्स बॉडीज पूछता है एक तरीके से, और उसके अलावा पूछता है आपसे ड्यूचर्स बॉडी। रिसल्ट बॉडी क्या बात करके चलें, यदि जो एक्यूमुलेशन हो रहा है हमारा इम्यूनोग्लोबिन का, वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, इंट्रा साइटो प्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबिन मिला है, तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं, वैसे तो इंक्लूजन होते हैं आईजी कंटेनिंग। यदि साइटोप्लाज्म मिल रहे हैं तो रसल्स बॉडी है, और यदि इंट्रा न्यूक्लियर मिल रहे हैं तो ये ड्यूचिलर्स बॉडी है। रसल्स बॉडी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना, काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीज़ का आंसर लिख के आना है कि दिस इज फाउंड इन मल्टीपल माइलोमा। और उसके अलावा जो वेगनस जो हमारा दूसरा आ जाता है वेल्ट्रॉन मैक्रोग्लोबिनीमिया, नाम ना रहेगा, वेल्ट्रॉन मैक्रोग्लोबिनीमिया, दो लिख सकते हैं, या फिर इधर प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर लिख सकते हैं। उसमें जो एक्यूमुलेशन मिल जाता है, इतना आईजी कंटेनिंग इंक्लूजन जो होते हैं, इतने साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रसल्स बॉडी मिलती है। ये सीधा सीधा आंसर लिखना होता है, ज़्यादा कुछ आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एक तरीके से क्रोमेटिन पूछ सकता है, उसे डालने के तो उसमें मेंशन कर रखा है, तो मैं बताता हूँ, क्लॉक को फेस क्रोमेटिन देखने को मिल जाता है। ये चीज़ हो गई किसके बारे में, एक तरीके से हमारे सिंपल सी बात है मल्टीपल माइलोमा के बारे में। फिर दूसरा आता है हमारा वेलस्ट्रोम मैक्रोग्लोबिनीमिया। वेलस्टोन मैक्रोग्लोबिनीमिया के बारे में बात करें, क्या पता चलता है, इसमें रहता है आईजीएम का एक्यूमुलेशन। तो आईजीएम का एक्यूमुलेशन मिलता रहता है, लार्ज एंटीबॉडी, इसमें लाइट चेन नहीं होता है, इसमें लाइट चेन मतलब देना एक्सक्रीशन लिखे हुए, तो लाइट चेन इसमें कभी एक्सक्रीट नहीं होती, इसमें एक्सक्रीट होती है हमारे सिंपल से आता है। तो आईजीएम या फिर जो इसके होते हैं हैवी चेन रहती है, तो वो एक्सक्रीट होती है एक तरीके से। ये चीज़ इसमें मेन जो फाइंडिंग मिलते हैं वो काफ़ी कॉमन सी रहती है एक तरीके से, जो ज़्यादातर इसलिए ब्लड स्ट्रीम से रिलेटेड है। इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ब्लड स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है, इसमें सारी ब्लड स्ट्रीम से रिलेटेड फाइंडिंग मिलती है। जैसे कि अब बात करके चले लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, जो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, पैथी मिलेगी, ये चीज़ मिलती है। मेन चीज़ में बात करें चलें तो इसमें वेसल्स का एक्लूजन कर देता है, क्योंकि इसमें क्या क्या हाइपर विस्कोसिटी हो जाती है एक तरीके से हमारे ब्लड की, तो हाइपर विस्कोसिटी हो जाती है, क्योंकि इसमें पता है हैवी चेन है। तो हाइपर विस्कोसिटी के कारण क्या है, ब्लड वेसल का एक्लूजन मिल जाता है, ब्लड वेसल ऑक्लूजन देखने को मिल जाता है। ब्लड वेसल के ऑक्लूजन से क्या देखने को मिल सकता है, यदि ब्रेन में हो रखी है तो क्या बनेगा, हमको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आई में देख हो रखी हो तो क्या देखने को मिलेंगे, ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। ये चीज़ है। उसके अलावा न्यूरोपैथी भी देखने को मिल सकती है हमको। मेन उसे आप ध्यान रखना है, देखिए ब्लाइंडनेस का,
ये चीज़ किसमें देखने को मिलेगी, ये रसस बॉडी और टीचर बॉडी दोनों जगह देखने को मिलती है। मैंने मार्क्स कर रखा है, इसमें भी देखने को मिल जाती है ये, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये आईजी के कोलुमिनेशन जुड़ी है, आईजी का कोलुमिनेशन दोनों में होता है। मैं फिर से पीछे बता रहा था, बोन का कोई लीजन मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है, तो बोन का लीजन नहीं मिलेगा तो हाइपरकल्सी नहीं मिलेगा। रीनल इम्पेयरमेंट मिल सकता है, क्योंकि लाइट चेन एक्सीट नहीं होती, लेकिन हैवी चेन जरूर एक्सीट हो रही है, वो मिल सकता है, कंफर्म नहीं है। मेन चीज़ ध्यान रखना, न्यूरोलॉजी के सिम्टम्स दे, और क्या कहते हैं, एक तरीके से ब्लाइंड है, या कि सबसे सटीक है वो आईजीएम भी दे देता है, वो चीज़ें। और बाकी की आपसे म्यूटेशन पूछे तो इसमें ध्यान रखा, MYC88 रॉबिन्स की मेंशन है, ये रॉबिन्स में लिखा हुआ है, तो ये चीज़ है। रॉबिन्स में लिखा हुआ इसलिए कहता हूँ कि मैंने अभी कंफर्म नहीं किया है एडिसन तैयार के हिसाब से, तो इसलिए रॉबिन्स के आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लाइट भी आएगी मेरी, तो इसलिए रॉबिन्स पे आधार बता रहा हूँ। तो जैसे MYC88 ध्यान रखें, वेरिएंट मिल जाता है किसमें, इस तरीके से। उसमें ज़्यादातर जो है काफ़ी सारे वेरिएंट देखने में दे रखे थे, साइक्लिन डी याद सकते थे, तो वेगनर गैल्वेनोमेटासिस और ये वाला, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ उससे पूछ सकता है, वो वेगनर वो मैं मोनोक्लोनल गामा ग्लोमेरुलोपैथी में अंडरमाइन सिग्निफिकेंस, ये आपसे पूछा जाता है इस तरीके से। क्या था इधर, मोनोक्लोनल, मोनोक्लोनल में एम, गामा क्या कहते हैं, गामा ग्रेनुलोपैथी, गामा गैमोपैथी, फिर अनडिफाइंड सिग्निफिकेंस। मैंने पूरा फुल फॉर्म लिखी नहीं, मैंने गायनोपैथी अनडिफाइंड सिग्निफिकेंस, अनडिफाइंड सिग्निफिकेंस ध्यान रखना, मतलब मैंने एक चीज बात है। इसमें क्या मिलता है, इस तरीके से इसको जो क्राइटेरिया जो होता है दोनों चीज़ें, जैसे मैंने बताया था इसकी भी और इसकी भी बात करी थी, तो इसमें क्या कि जो 10% से ज़्यादा मोड सेल होनी चाहिए, ये चीज़, तो 10% से ज़्यादा जो होनी चाहिए इस तरीके से वो मोड सेल होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके अलावा एम प्रोटीन, सिंपल सी एम प्रोटीन का स्पाइक कब मिलेगा, जब एम प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा हो, वो 3 ml से ज़्यादा होना चाहिए, 3 ml, तो सिंपल सी बात है। और उसके अलावा क्रैब है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए, यदि मल्टीपल माइलोमा कर रहे हैं तो। ये तीनों चीज़ इसमें नहीं मिल रही। जैसे आप क्रैब नहीं छोड़े तो खाली एनीमिया पे कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है वो वेगनर केरोमोटोसिस में आएगा, क्रैब नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये एनीमिया जो जैसे रॉबिन्स में मेंशन है उसके हिसाब से एकदम फिक्स में एनीमिया मेंशन कर रखा खाली तौर पर उस पर, तो उसमें ए को जैसे एनीमिया कंसीडर कर रहे हैं, तो ये तीनों की चीज़ें हैं वो उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होनी चाहिए, यानी कि जो ये हमारे मोट सेल है वो तो मिल रही है, लेकिन वो 10% की मात्रा में नहीं, 2-3% ही मिल रही है। एम प्रोटीन मिल रहा है हमको बढ़ा हुआ, लेकिन वो 3 ग्राम पे नहीं है, और क्रैब है वो मिल ही नहीं रहा है, मतलब एब्सेंट है। तो ये हमको क्या मिल जाता है, जो एक तरीके से अंडरमाइन सिग्निफिकेंस है, मतलब एक तरीके से जो सिग्निफिकेंस है उसको जो बस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ें सारी मिल रही है एक तरीके से, कुछ आता है जो मेन उसे एम स्पाइस देखने को मिल रहा था उस पर देखने को मिल रहा है, मोड सेल देखने को मिल रहे थे, मोड सेल देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से हमारी। लेकिन क्या कि जो इस तरीके सिग्निफिकेंस करने वाला चीज़ थी इस तरीके से वो लिमिट उस पर नहीं मिल रही थी, इसलिए गामा गैमोपैथी तो मिल रही है, लेकिन वो क्या मिल रहा है, इसलिए अंडरमाइन सिग्निफिकेंस है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर हमारे हो गए इस तरीके से। बस तो इतना लास्ट हमारा छोटा सा आ जाता है इस तरीके से, वो आता है हमारा माइलोपोएटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करें, तो क्या आता है हमारा माइलोपोएटिक डिसऑर्डर। माइलोपोएटिक डिसऑर्डर्स में मान के चलो मेन चीज़ जो आपको देखने मिलेगी वो जैक म्यूटेशन देखने मिलेगा। जैक टू म्यूटेशन है, जैक स्टार्ट नहीं है, जैक टू म्यूटेशन है वो देखने को मिलेगा, जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट में इसका उससे हम RX भी निकाल सकते हैं, वो आता है हमारे रिटुक्सिमाब, याद रख सकते हैं। क्या आता है, रिलॉक्सीटिनिब रहता है, रिटुक्सिमाब नहीं रहता है, रिलॉक्सीटिनिब रहता है। ये जगह हमारे माइलोपोएटिक याद रखे नहीं रखे तो जरूरत नहीं होता। मेन चीज़ हम आते हैं मेन सबसे माइलोपोएटिक में सबसे पहला डिसऑर्डर आता है पॉलीसाइथीमिया वेरा। इसमें बात की चले तो इसमें एक तो RBC ज़्यादा हुई है तो पता चल गया हमारा वैसे पॉलीसाइथीमिया, लेकिन क्या कि इरिथ्रोपोइटिन लेवल है वो कम हो जाएगा इस तरीके से, इरिथ्रोपोइटिन लेवल है वो कम हो जाएगा,
ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में कम ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल रहा है एरिथ्रोपोइटिन, तो एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा होने के कारण पॉलीसाइथेमिया मिल रहा है। यदि एरिथ्रोपोइटिन कम है और उसके बावजूद भी आरबीसी ज़्यादा हो रही है, तो क्लासिकल फाइंडिंग रहती है कि पॉलीसाइथेमिया वगैरह की। ये चीज़ है। और सिम्टम क्या आएगा, बातचीत करेगा ना, तो क्या देखने को मिलेगा हमको, वो इस तरीके से ध्यान रखें। तो क्रिटिकल सिम्टम मैं बता देता हूँ, वो एक्वेटस प्लूराइटिस आ जाता हूँ। एक्वाजेनिक प्यूराइटिस। एक्वाजेनिक प्यूराइटिस का मतलब क्या है कि इधर शावर या इस तरीके से शावर लेते हैं या पानी, इधर वाटर के बाद है, वाटर हो गया, वाटर के शावर लेने के बाद या नहाने के बाद, कहते हैं नहाने के बाद क्या होता है, खुजली हो जाती है। तो नहाने के बाद प्यूराइटिस हो जाता है, तो उसे कहते हैं एक्वाजेनिक प्यूराइटिस। फिर उसके अलावा क्या मिलता है हमको एक तरीके से, तो इरिथ्रोमाइल्जिया देखने को मिल जाता है। काफ़ी क्लासिकल फाइंडिंग है, जो आगे मैं डिसऑर्डर बताऊंगा उसमें मिलेगी। तो इरिथ्रोमाइल्जिया देखने को मिलता है। इरिथ्रोमाइल्जिया में क्या हो जाता है हमारा, एक तरीके से जो क्या बर्निंग पेन एंड सेंसेशन हो जाता है एक तरीके से। बर्निंग पेन, और क्या होता है एक तरीके से रेड ब्लू कलरेशन, और क्या कहता है लिम्स के रहता है इस तरीके से। लिम्स या हैंड एंड फीट वाले से हैंड की पिक्चर देता है ज़्यादातर। तो रेड ब्लू बर्निंग पेन इस तरीके से वो रहते हैं ज़्यादातर, वैसस का कोमेलिनेशन के कारण होता है। जिसमें एक तरीके से हम एक और डिजीज हो सकते हैं, विटिकेरी सिंड्रोम मैंने बताया था, पोर्टल वेन की किस्म रहता है, विटिकेरी सिंड्रोम रहता है। ये चीज़ एक तरीके से ये चीज़ होगी। जैक स्टार्ट म्यूटेशन से ध्यान रखना, इसमें 100% केस में मिलेगा। ये नहीं कि 10-20% के केस में मिल रहा हो, जैसे उसमें तो परसेंटेज लगती है, इसमें 100% मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमारा आता दूसरा था इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस में बात करके चलें, तो उसमें बात करके चलें तो क्या चीज़ मिलती है एक तरीके से, ये तो हमको कॉमन सिम्टम बता देते हैं। एक्वाजेनिक प्लूराइटिस तो उसका फेस है, इरिथ्रोमाइल्जिया भी देखने मिल जाता है। उसके अलावा इनका प्लेटलेट ज़्यादा हो रखे हैं, तो सिंपल से प्लेटलेट ज़्यादा है, तो सिंपल से प्लेटलेट से ज़्यादा है, तो सिंपल से बात है। और कुछ क्या सिम्टम देखने मिलेंगे, तो धीरे कुछ आता है अपीयरेंस में जैम प्लेटलेट देखने को मिल जाती है, या देखने को मिल जाती है हमको स्टैग हॉर्न मेगाकैरियोसाइड। जैम प्लेटलेट्स भी कह देते हैं उनको कुछ हद तक, तो स्टैग हॉर्न मेगाकैरियोसाइड या फिर सिंपल सी बात है जैम प्लेटलेट्स भी देखने को मिल जाती हैं। एमोलरली अर्लार्ज प्लेटलेट होती है, धीरे प्लेटलेट्स का जब नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो सिंपल सी बात है क्या होता है कि वो आपस में चिपक के एक तरीके से हो जाती हैं। जैसे मतलब कुछ जगह स्टेम हॉर्न मेगाकैरियोसाइड भी कहा जाता है, स्टैग हॉर्न स्टैग हॉर्न मेगाकैरियोसाइड, ये ज़्यादा क्लिनिकल शब्द है वैसे तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। रोमेंस की मैच होता है जैम प्लेटलेट देख रखा। फिर लास्ट आता है हमारा माइलो फाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस में ज़्यादा कहते हैं स्प्लीनोमेगाली होती है, बढ़ी हुई मिलती है, इसका भी सिग्निफिकेंस आगे बताऊंगा। और इसके अलावा क्या मिलता है आपको, ड्राई टाइप देखने को मिल जाता है, यानी कि इस तरीके से कोई सेल ही नहीं है, सारी सेल होगी इस तरीके से कम मिलेंगी, सेल सारी कम मिल जाएगी। तो इस तरीके ये चीज़ होती है, किसके कारण होता है, तो TGF बीटा जो होता है इस तरीके वो फाइब्रोसिस कराने का काम करता है, उसकी मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये सारी इन्फ्लामेशन में एक्सप्लेन होगी। तो ये तरीके से ये चीज़ है, इससे मैं पता लगा सकता हूँ इस तरीके से पेनसाइटोपिनिया को अप्रोच को बता सकता हूँ। पेनसाइटोपिनिया दे रखा हो, पेनसाइटोपिनिया दोनों की, इसमें मैंने 2 कॉलम बनाए थे, ये नहीं है। तो पेनसाइटोपिनिया इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने तो इधर की साइड ज़्यादा लिख दिया। बाकी सिंपल सी बात है, उसके केस में 2 चीज़ आ सकती है पेनसाइटोपिनिया में। एक तो आपसे स्प्लीनोमेगाली प्रेजेंट है, जो किस में था, इसमें माइलोफाइब्रोसिस में था। तो यदि मान के चलो बेटा सिविलाइन मेगाली प्रेजेंट है, उसके अंदर ड्राई टाइप मिल रहा है आपको, यानी कोई सेल्स नहीं मिले, हिपेटिस नहीं मिले, तो वो सीधे सीधे क्या हो गया, माइलोफाइब्रोसिस हो गया। और यदि सिंपल सी बात है, हमको हाइपर सेलुलर मेरे मिल रही है, डायरेक्टली सेल्स ज़्यादा मिल रही है, तो क्या हो गया, जैसे ल्यूकीमिया हो गया। ल्यूकीमिया भी हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिल रही थी, तो ल्यूकीमिया हो गया। यदि हेपेटोस्प्लीनोमेगाली नहीं मिल रही है, और सिंपल सी बात है, उसके बावजूद क्या है, मिल रहा है हमारा ड्राई टाइप मिल रहा है, उसके संग ड्राई टाइप भी मिल रहा है, तो सीधे इंसिडेंट करती है किस पर, एम्प्लास्टिक एनीमिया पे। सेल कहीं भी नहीं बन रही, ये प्लास्टिक एनीमिया है। और सिंपल सी बात है, यदि हाइपर सेलुलर मिल रही है,
हाइपर सेलुलर मिल रही है, तो वो क्या मिल जाता है हमको, सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादातर मिल के स्यूडो पैर का ह्यूट एब्नॉर्मली मिलती है, जिसमें बाकी जो थोड़ा मैं मेंशन करता हूँ माइलोडिस्प्लासिया हुड एनॉमली मिलती है ज़्यादातर, ये थोड़ा सा मेंशन में आ जाता है। ह्यूडोफेगल में जो होता है, जैसे न्यूट्रोफिल में जैसे ज़्यादा लोग होते हैं उसमें 2 ही लोग मिल जाते हैं हमको, ऐसे लगा लीजिए। तो ये कैसे मिलते हैं हमको, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम मैंने मेंशन करा नहीं था, काफ़ी बार मैं चर्चा करी थी इसमें शायद AML के टाइप में, तो इसके बताएंगे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है। तो इस तरीके से ये हमारा WBC वाला चैप्टर इस तरीके से खत्म हुआ है। आगे चल के हम सिंपल सी बात है प्लेटलेट्स वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे। सिंपल सी बात है, जब हम मन करेगा सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्लेटलेट्स से बेसिक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेंगे। इसमें मैंने ज़्यादा मेंशन करा नहीं फिजियोलॉजी के बारे में, जैसे WBC में फिजियोलॉजी को अभी मेंशन नहीं करता, वो सिंपल सी बात है फालतू में लेक्चर ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ, उसमें कुछ खास नहीं भी था नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है जो मैं बता सकता था आपको, सिंपल सी बात है जो डिफ्रेंशिएशन बता सकता था कि कैसे कैसे होते हैं, जो मैंने क्वेश्चन तक मेंशन किया था, ये email वाला लेक्चर था। और उसके अलावा बात करके चलो, या फिर मैं अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है जो मैंने मेंशन था उसमें मैंने यो नहीं करा। सिंपल सी बात है इसके जो बेसिक जो होता है हमारे फिजियोलॉजी, उसको मैं मेंशन इसलिए नहीं करा क्योंकि सिंपल सी बात है जो मेन इसकी हम चर्चा करेंगे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और हमारी लिम्फोसाइट मोनोसाइट वगैरह कैसे काम करती है, उसके बारे में हम करेंगे। हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इम्यूनिटी वाला चैप्टर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है मेरा जो सिस्टम जिस प्रकार चल रहा है हेमेटोलॉजी का चल रहा है, तो हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी का सिस्टम जो एक्सप्लेन करूँगा तो पूरी तरीके से करूँगा, उसको आधे अधूरे में जाने का कोई सही विकास नहीं है। सबसे बेकार बात जो फर्स्ट ईयर की में लगती है, सब चीज़ आधी अधूरी सी दे रही है, कोई ऐसा फिक्स यूनिट कैटेगराइजेशन नहीं मिलता उसमें। तो ये चीज़ें जो इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करूँगा तब मैं इसको बारे में आपको समझ जाएंगे, न्यूट्रोफिल का क्या काम रहता है, कैसे कैसे काम करते हैं, उसमें कौन कौन सा रिसेप्टर रहता है। अभी मैं थोड़ा बहुत बता भी देता ये रिसेप्टर रहता है, आप बता पूछ रहे थे कि काम कैसा करता है, तो उसका क्या मतलब है। तो इसलिए जब क्या है तब वो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे सही ढंग से कि न्यूट्रोफिल कैसे काम करती है, लिपोसाइट कैसे काम करती है, ये काम करती है, इओसिनोफिल, और उसके बारे में तब भी हम वहीं पर चर्चा कर देंगे, ये दूसरे के बारे में कर देंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि आपसे पूछे कि सिंपल सी बात है कि हमने वो जैसे आरबीसी का प्रोग्रेशन तो बताता है निर्माण का, इसमें मैंने नहीं बताया लेक्चर में, तो सिंपल सी बात है इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपको पूछता नहीं है, याद रखना होता है, आपको सेकंड ईयर के लिए याद रखना होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत याद रखना होता है उसमें, ताकि आप जो क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा AML का वो लिख सके। तो इसलिए ये चीज़ होती है। तो हमारा WBC का लेक्चर है वो खत्म हो गया, महीना भी पूरा होने को आ गया। तो मतलब महीने का सिर्फ पहला दिन है ये, सिंपल सी बात है। तो इसलिए सिंपल सी बात है आप ध्यान रखें, कुछ तो मेले के पहले दिन को देख रहे होंगे, तो इसलिए सिंपल सी बात है आप चीज़ों को पढ़ते चलें। उसके बाद हम 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट ये हेमेटोलॉजी चलेगी, उसके अलावा जो हमारी जो होती है एक तरीके से जो हमारा हेड एंड नेक भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो हम अनाटमी में दोबारा लौट रहे हैं, तो अनाटमी हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी पढ़ते चलिए कि अनाटमी हमारी जरूरी है, वरना काफ़ी सिलेबस पीछे रह गया उसका अनाटमी का। तो अनाटमी हम पढ़ते चलेंगे, उसके साथ ये भी करते चलेंगे। फिजियोलॉजी में जहाँ तक कह रहा हूँ मैं, एक तरीके से पूरा मैं दूसरा राउंड पे जाने नहीं दूंगा, वो इसी राउंड पे हो जाएगी हमारी। जो जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हीमेटोलॉजी तो पूरे होने का आगे, तो हीमेटोलॉजी के साथ पैथोलॉजी भी चल रही है, फिजियोलॉजी तो कई चल रही है एक तरीके से। तो इसलिए सिंपल सी बात है जो फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट है वो भी हमारा जल्दी से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। उसके हम पैथोलॉजी के बारे में बातचीत करते चलेंगे। हम 6 फिक्स एक तरीके से जो भी यूनिट है वो तरीके से बातचीत करेंगे। ये मेंशन मत करना कि पैथोलॉजी में ये क्यों नहीं पढ़ाया, ये चीज़ नहीं है, वो यूनिट बताऊंगा। हेमेटोलॉजी किडनी वगैरह इस प्रकार मैं यूनिट बनाऊंगा, जिसमें फिजियोलॉजी में मेंशन करेंगे, उसके बाद हेमेटोलॉजी मेंशन करेंगे। जैसे न्यूरोलॉजी हुई तो हो सकता है मैं फिजियोलॉजी मेंशन करूँ और इससे मैं पैथोलॉजी भी मेंशन करूँ। तो सब चीज़ों को एक तरीके से इंटीग्रेट करके पढ़ते चलना। हाँ, उसमें न्यूरोलॉजी में प्रॉपर मैं लेक्चर बनाऊंगा न्यूरोलॉजी के लिए, क्योंकि न्यूरोलॉजी होती है कि इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट आ जाता है के लिए ये चीज़ें। तो इसलिए इसी प्रकार आप हंसते रहिए और काम करते रहिए।